चलिए एक बार फिर हम लोग चले आते हैं सामान्य हिंदी पाठ 6 मुहावरे एवं लोकोक्तियां अर्थात कहावतें भाग 2। भाग 2 लाने के पीछे कारण यही है कि ये काफी बड़ा भाग है, काफी महत्वपूर्ण है। बड़े होने के वजह से इसके ऊपर डिस्कशन भी काफी बड़ा हो जा रहा है, प्रश्न संख्या भी अधिक है, साथ साथ मुहावरे का विवेचना भी करना है और वाक्य का प्रयोग भी सिखाना है। इसीलिए हम लोग भाग 2 लेकर आ रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां भाग 2। जैसा कि मैंने भाग 1 में बताया है कि मुहावरे और लोकोक्तियां अर्थात कहावतें के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, भाषा में चार चांद लग जाता है और आपने उम्मीद करता है इसका अनुभव भी किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। भाग 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक प्रश्न पढ़े थे। भाग 2 में हम लोग 41 से लेकर 82 नंबर तक प्रश्न को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे ठीक उसी तरह से और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फिर एक बार बता दे कि ये जो लाल स्याही से लिखा हुआ है बाएं हाथ का खेल होना, ये मुहावरा या कहावतें हो सकती है। और ये 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को हमें अपने उत्तर के रूप में चयन करना है। परीक्षा में बस इतना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इसका एनालिसिस भी करेंगे, हम लोग इसकी विवेचना भी करेंगे और वाक्य प्रयोग भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। मुश्किल कार्य, असंभव, बाएं हाथ से खेलना, आसान कार्य। उत्तर हो जाएगा डी, आसान कार्य। बाएं हाथ का खेल होना आसान कार्य। देखिएगा, जब भी कोई आसान कार्य होता है तो हम लोग जैसे अधिकतर हम लोग दाएं हाथ से अपने कार्य को करते हैं। अधिकतर हम लोग, हमें से अधिकतर लोग दाएं हाथ से कार्य को करते हैं। जब भी कोई कठिन कार्य होने लगता है तो दायां हाथ पर हमारा बल ज्यादा लगता है, लेकिन जब कोई आसान कार्य होने सा लगता है तो हम लोग इसको बाएं हाथ से ही कर देते हैं। यानी हमें कठिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं, एक आसान सा बाएं हाथ का प्रयोग कर देते हैं। इसीलिए बाएं हाथ का खेल होना यानी आसान कार्य। रोहन के लिए शतरंज खेलना और जीतना बाएं हाथ का खेल है। रोहन शतरंज में इतना दक्ष है, इतना निपुण है कि उसे शतरंज खेलना और उसे जीत लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, यानी आसान सा कार्य है। अगला प्रश्न, बाल बाल बचना। बाल बाल बचना ऑप्शंस है, बालों को बचाना, संकट से व कठिनाई से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। उत्तर हो जाएगा बी, संकट से व कठिनाई से बचना। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम मुसीबत में पड़ सकते थे, हमारा नुकसान हो सकता था, क्षतिग्रस्त हो सकते थे, लेकिन उससे हम लोग बच निकले, तो ऐसी स्थिति में हम लोग भगवान की शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं धन्यवाद भगवान कि आपने हमें बचा लिया, हम लोग बाल बाल बच गए, यानी संकट से व कठिनाई से बच गए। वाक्य प्रयोग, मैं मोटर का धक्का लगने से बाल बाल बच गया। मतलब यहां पर कहने का भाव क्या है कि अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और मुझे लग रहा था कि सामने से या पीछे से मोटर बाइक वाला में धक्का मार देता और हम बच गए, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे बाल बाल बच गए, यानी संकट से और कठिनाई से बच गए। अगला प्रश्न है, जूतियां चटकाना। जूतियां चटकाना ऑप्शन है, जूतियां बनाना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, जूतियां पटकाना, नुकसान करना। उत्तर है व्यर्थ इधर उधर घूमना, बी, व्यर्थ इधर उधर घूमना।
जूता का ही बहुवचन जूतियां। तो जूतियां चटकाना मतलब इधर उधर घूमना, वो भी व्यर्थ में। जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं है, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी इस दोस्त के पास जा रहा है, कभी उस दोस्त के जा रहा है, व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहा है, व्यर्थ में इधर उधर घूम रहा है, यानी उसकी जूतियां चटक रही है, घिस रही हैं, तो ऐसे को कहते हैं जूतियां चटकाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राहुल बाजार में इस समय जूतियां चटका रहा है, यानी व्यर्थ में बाजार में राहुल इस वक्त घूम रहा है। अगला प्रश्न है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना ऑप्शन है अप्रसन्न होना, मुंह सुजाना, मुंह में हवा भर जाना, सूजन आना। उत्तर होगा ए, अप्रसन्न होना। हम लोग अक्सर अपने प्रिय से, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, या अन्य मित्र हो, या अन्य कोई क्यों ना हो, अगर अपेक्षा पर हम सही नहीं उतरते हैं, या फिर वो हमारे अपेक्षा पे सही नहीं उतरते, उम्मीद पर सही नहीं उतरते हैं, कि जैसा हम चाहते हो वैसा नहीं हो पाता है, तो हम उनसे नाराज हो जाते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं मुंह फुला लेना, यानी अप्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, गीता से उसकी मित्र बात नहीं कर रही है, जिस कारण उसका मुंह फूला हुआ है। गीता से उसकी मित्र जो है बात नहीं कर रही है, अर्थात वो उस पर नाराज है, उस पर अप्रसन्न है, अर्थात उसका मुंह फूला हुआ है। अब मुंह फूला हुआ का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से ये मुंह फूला हुआ, मुंह में हवा भरा हुआ। मुंह फूला हुआ का मतलब नाराज, अप्रसन्न। अगला प्रश्न, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, चना तो लोहा का होता नहीं है, लेकिन यहां लोहे के चने चबाना है। बोला ऑप्शंस, लोहे से निर्मित चने खाना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, अच्छा कार्य करना। उत्तर होगा सी, बहुत कठिन कार्य करना। लोहा काफी कठोर धातु होता है, ठीक है ना, और जो चना चबाना होता है वो आसान होता है, लेकिन लोहे के चना चबाना यानी कठिन, कठिन कार्य करना। जब हम परीक्षा देते हैं, खासकर प्रतियोगिता परीक्षा, हमें बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। किसी किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा को पास करना पड़ता है, फिर मुख्य परीक्षा को पास करना, फिर साक्षात्कार को पास करना पड़ता है, फिर फिजिकल फिटनेस होता है, कहीं पर मेडिकल टेस्ट होता है। इतने सारे परीक्षाओं को पास करते हुए फाइनली मेरिट लिस्ट में स्थान पाना होता है। तो ऐसी स्थिति को करना लोहे के चने चबाने के बराबर होता है, यानी अत्यधिक कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना। वाक्य प्रयोग होगा, घर की सफाई करने के लिए मोना को लोहे के चने चबाने पड़े। यानी मोहना जिस घर की सफाई कर रही थी, वो घर काफी गंदा था, गंदगी से भरा हुआ था, उसको सफाई करने में उसे काफी समय लग गए, काफी मेहनत करना पड़ा, अर्थात उसने लोहे के चने चबाए। अगला प्रश्न, रूह कांपना। रूह का मतलब होता है हृदय, मन, ठीक है ना, हृदय। तो रूह कांपना, आत्मा, ठीक है ना, यहां आत्मा के भी सेंस में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है ऑप्शंस, बहुत निडर, बहुत डरना, बहुत कांपना, बहुत सर्दी लगना। ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुत डरना। किसी चीज को अगर हम देखकर डर जाते हैं, या किसी को, किसी घटना को याद कर हम भयभीत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं रूह कांपना। यानी इस घटना को देखकर हमारे रूह कांप गए। जैसे अभी ही अगर हम लोग बात करें, जैसे कोरोना में हम लोगों ने जो स्थिति को देखा है, उस स्थिति को देखकर, याद कर आज भी हमारे रूह कांप जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति फिर कभी न आए। यानी रूह कांपना यानी बहुत डरना। वाक्य प्रयोग होगा, शगुन को उसके पिता ने डांटा, उसकी रूह कांप गई।
यानी वो बहुत डर गई। अगला प्रश्न, टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना, ऑप्शन है असंभव कार्य, खीर खराब होना, टेढ़े होकर खीर खाना, कार्य का बहुत कठिन होना। ऑप्शन है डी, कार्य का बहुत कठिन होना। अगर कोई कार्य बहुत कठिन हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है, जिसको करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कार्य को हम लोग बोलते हैं टेढ़ी खीर होना, यानी कार्य का बहुत कठिन होना। वाक्य प्रयोग, छोटा सा वाक्य लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द छिपा हुआ है। हिमालय पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। हिमालय पर्वत पर चढ़ना कहा जाता है कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है, बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, फिर भी लोग चढ़ नहीं पाते, यानी यह टेढ़ी खीर है, यानी बहुत ही कठिन कार्य है। अगला प्रश्न, श्री गणेश करना, महत्वपूर्ण भी है। श्री गणेश करना, ऑप्शन है कार्य संपन्न होना, श्री गणेश का पूजन करना, कार्य आरंभ करना, पालन करना। उत्तर हो जाएगा सी, कार्य आरंभ करना। जब भी कोई कार्य हम आरंभ करते हैं, जब भी कोई चीज की हम शुरुआत करते हैं, तो इस चीज के लिए एक मुहावरा है, वो है श्री गणेश करना। वैसे भगवान गणेश जी को आशीर्वाद मिला था उनके ही पिताजी महादेव जी यानी भगवान शंकर से, कि जब भी सृष्टि पर कोई पहली पूजा होगी तो सबसे पहली पूजा आपकी होगी, अर्थात भगवान श्री गणेश की होगी। इसीलिए कार्य को शुरू करना श्री गणेश करना होता है, किसी भी कार्य को शुरू करना। एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं, मुहावरे हमारे व्यवहार से जुड़े होते हैं, हमारी परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, कहानियों से जुड़े होते हैं, और उन्हीं परिस्थिति, कहानी और भाव से मुहावरों का जन्म होता है और उसी से उनका अर्थ आता है, यानी कार्य आरंभ करना, श्री गणेश करना। वाक्य प्रयोग, अंकुर ने प्रकाशन कार्य का श्री गणेश किया। अंकुर ने प्रकाशन कार्य शुरू किया, यानी पब्लिकेशन का, तो शुरू किया मतलब श्री गणेश किया। अब अगर इसी वाक्य को लिखते, अंकुर ने प्रकाशन कार्य का आरंभ किया या शुरू किया, तो वाक्य ठीक है, लेकिन सुंदरता कहीं इसमें छिप गई है, और उसी की जगह बोलेंगे अंकुर ने प्रकाशन कार्य का श्री गणेश किया। अब इस वाक्य की सुंदरता बढ़ जा रही है। अगला प्रश्न है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना, ऑप्शन है अधर में लटकना, इधर उधर होना, सब जगह रहने वाला, संकालु होना। उत्तर हो जाएगा ए, अधर में लटकना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु बोलकर एक महर्षि थे जो न आकाश में आकाश लोक के हो पाए, न ही वो पाताल लोक के हो सके, ये दोनों के बीच में ही रह गए, ऐसी परिस्थिति बन गई। इसलिए कहा जाता है त्रिशंकु होना, न घर का कोई रह पाता है, न कोई घाट का रह पाता है, यानी बीच की स्थिति बनी रहती है, इधर जाए कि उधर जाए, ये वाली स्थिति उनकी बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति दुविधा में जो रहते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए कि उस तरफ जाना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी गण को देखा गया है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें यह समझ नहीं पाता है कि हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएं, कि एकेडमिक को जारी रखें, कि कंपटीशन की तरफ जाएं, कि अन्य किसी प्रैक्टिकल कोर्स की तैयारी करें। वो करियर को लेकर काफी परेशान रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, अर्थात उनकी त्रिशंकु वाली स्थिति बनी रहती है, यानी अधर में लटकना, बीच में लटकना। वाक्य प्रयोग होगा, मैं सोच ही नहीं पाता हूं कि नौकरी करूं या व्यापार, मैं त्रिशंकु बनकर रह गया हूं। वही त्रिशंकु ऐसी स्थिति में फंस गए थे, न आकाश लोक के हो पाए और न ही पाताल लोक के हो पाए। हरी झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना, ऑप्शन है
पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना, हरियाली होने का संकेत देना, पीछे होने का संकेत देना। ऑप्शन है बी, आगे बढ़ने का संकेत देना। हम लोग देखते हैं कि ट्रेन में 3 प्रकार की बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। हरी बत्ती, जिससे देखकर ट्रेन आगे बढ़ जाती है, लाल बत्ती से ट्रेन रुक जाती है, और नारंगी, पहले पीली हुआ करती थी, अब ये नारंगी हो गई है, ऑरेंज हो गई है, जिसको देखकर सावधानी पूर्वक जाना पड़ता है। ये ट्रैफिक सिग्नल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और वैसे देखेंगे गार्ड ट्रेन को हरी झंडी जब दिखाता है तो ट्रेन आगे चलने लगती है, और लाल झंडी जब दिखाता है तो ट्रेन रुक जाती है। तो हरी झंडी का मतलब ही हो गया आगे बढ़ने का संकेत देना, यानी हमें कोई संकेत दे रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं, हर मुश्किल में, हर कठिनाई में आपके साथ रह रहे, आप आगे बढ़िए। इसका मतलब मुहावरा हो जाएगा, वो हमें हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, स्टेशन मास्टर द्वारा रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा दी गई, यानी रेलगाड़ी को आगे बढ़ने की संकेत दे दी गई। अगला प्रश्न 51 नंबर, नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना, परेशान करना, नाक में नथ पहनाना, नियंत्रण में करना, अनियंत्रित करना। उत्तर हो जाएगा सी, नियंत्रण में करना। अधिकतर हम लोग देखते हैं पशुओं को, जो पालतू पशु है जैसे गाय, भैंस, बैल, इन सब के लिए क्या होता है कि नाक में उनको नकेल डाला जाता है ताकि उनको बांध कर रखा जा सके, उनको नियंत्रण में रखा जा सके। नहीं तो ये शक्तिशाली है, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर नियंत्रण में रखना पड़ता है। तो अर्थात किसी को नियंत्रण में रखना यानी नाक में नकेल डालना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पत्नी ने उसकी नाक में नकेल डाल रखी है, जो चाहती है मनवा लेती है। यानी किसी की कोई पत्नी है और वो उसके ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण बना रखी है। पत्नी जी जैसी चाहती है, पति जी वैसा ही करते हैं, जैसा वो चाहती है वो मनवा लेती है। तो ऐसी स्थिति को देखकर बोला जा सकता है कि पत्नी ने उसकी नाक में नकेल डाल रखी है, यानी नियंत्रण में रख चुकी है। अगला प्रश्न, हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना। ऑप्शंस है, हाथ पैर में चोट लगना, सूजन आ जाना, दुखी हो जाना, घबरा जाना। उत्तर हो जाएगा डी, घबरा जाना। किसी परिस्थिति को देखकर अगर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, हाथ पांव फूल जाना। जैसे कभी परीक्षा में हम लोगों ने एहसास किया होगा कि परीक्षा बैठे और पेपर देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे, कुछ आ ही नहीं रहा है। जो पढ़े थे वो प्रश्न लड़ा ही नहीं है, जो नहीं पढ़े थे, जिसको हम लोगों ने अवॉइड किया था, छोड़ दिया था, वही सारे प्रश्न आ गए। अब तो स्थिति आती है कि जा इस परीक्षा में हम फेल हो जाने वाले हैं, घबरा जाते हैं, यानी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। वाक्य प्रयोग, पिताजी की डांट से बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। अगला प्रश्न, एक ही राग अलापना। एक ही राग अलापना। ऑप्शन है, कोई बात एक ही बार कहना, एक ही बात बार बार कहना, कई बात एक साथ कहना, सुर में सुर मिलाना। उत्तर हो जाएगा बी, एक ही बात बार बार कहना। अगर कोई व्यक्ति लाख समझाने पर, लाख मनाने पर, लाख ये एहसास दिलाने पर, ठीक है ना, फिर भी अपनी बात वही उसी बात पर अड़े रहता है, एक ही बात बार बार कहता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं एक ही राग अलापना। एक ही राग
अलापना, ठीक है, यानी एक ही बात बार बार कहना। वाक्य प्रयोग, शिवम मोहन से परीक्षा के बारे में बार बार एक ही राग राग अलाप रहा है। हो सकता है शिवम मोहन से परीक्षा में मदद चाह रहा है और बार बार उससे जब मुलाकात हो रही है तब बोल रहा है परीक्षा में मदद करने को। ऐसी स्थिति को बोल सकते हैं एक ही राग अलापना। रंगा सियार, अगला मुहावरा है रंगा सियार। ऑप्शन एक समान, रंगा हुआ सियार, धोखेबाज, सुंदर सियार। उत्तर होता है सी, धोखेबाज। होता क्या है कि मैंने बोला था कि ये सारी चीजें, मुहावरे जो होती है किसी न किसी कहानी से ओतप्रोत होती है। जंगल में एक बार सियार, ठीक है ना, किसी रंग में गिर गया और गिरकर और भी खूंखार दिखाई देने लगा। अब वो अपने आप को शेर समझकर, लोग दूसरे या बड़ा जानवर समझकर, भयानक जानवर समझकर दूसरे जानवरों को डराने लगा। लेकिन जैसे ही बरसात हुई उसके रंग झड़ गए और सियार अपने असली रंग पे आ गया। अब उसकी सारी पोल खुल गई। तो जब तक वो रंगा सियार था एक धोखेबाज की भूमिका में था, इसीलिए रंगा सियार का मतलब हो गया धोखेबाज। अनूप रंगा सियार है, उससे मोहित और सुरेश काफी परेशान हो चुके हैं। यानी अनूप धोखेबाज है, वो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल लेता है और धोखा देता है। अगला प्रश्न, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना ये एक मुहावरा है और इसके लिए कहावत भी है, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बैठ पगुराए। ये मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना, और कहावतें हैं भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बैठ पगुराए। तो ऑप्शंस हो जाएंगे, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन पर नचाना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, भैंस के सामने संगीत गाना। उत्तर हो जाएगा ए, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। हमें मूर्ख को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो मूर्ख है। वो अगर कोई अज्ञानी है तो उसे हम लोग ज्ञान दे सकते हैं। मूर्ख को ज्ञान देने से मूर्ख हमारा ही नुकसान कर सकता है। आप मूर्ख के आगे कितना भी ज्ञान दीजिए, कितना भी समझाइए, वो समझने वाला नहीं है, वो अपनी ही राग अलापेगा। जैसे भैंस के आगे कितना भी बीन बजाइए, भैंस को कुछ असर होने वाला नहीं है। बीन का असर सर्प के आगे होता है, भैंस के आगे नहीं होता है। तो बोला जा सकता है भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। वाक्य प्रयोग, नास्तिक व्यक्ति को धार्मिक उपदेश देना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। देखिए, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता उसे आस्तिक कहते हैं और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। अब ईश्वर को मानना यानी धार्मिक, ईश्वर को न मानना यानी अधार्मिक। तो जो नास्तिक व्यक्ति है उसको धर्म संबंधी जानकारी देना यानी भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। अगला प्रश्न, मक्खन लगाना महत्वपूर्ण बनता है। मक्खन लगाना, ऑप्शंस है मक्खन लगाकर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना, कंजूसी करना। उत्तर हो जाएगा सी, चापलूसी करना। अधिकतर आप दफ्तरों में देखेंगे, अधिकतर आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम बनवाने के लिए दूसरे अपने सीनियर्स का हमेशा वो चापलूसी करते रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है मक्खन लगाना यानी चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग, मोहन अतिरिक्त लाभ के लिए, ध्यान देंगे, अतिरिक्त लाभ के लिए शिक्षकों को मक्खन लगाता रहता है। मोहन एक छात्र है, वो चाहता है कि परीक्षा में उसको और अच्छे नंबर शिक्षकों से प्राप्ति हो जाए,
इसलिए शिक्षकों की तारीफ करते रहता है, चापलूसी करता रहता है, झूठी प्रशंसा करते रहता है, उन्हें मक्खन लगाते रहता है। अगला प्रश्न, गंगा नहाना। गंगा नहाना ऑप्शन है धार्मिक हो जाना, तीर्थ यात्रा करना, कठिन कार्य पूरा होना, खूब मेहनत करना। उत्तर हो जाएगा सी, कठिन कार्य पूरा होना। जब कोई कठिन कार्य को हम संपन्न कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, समाप्त हो जाता है, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी से हमें मुक्ति मिली, यानी हम गंगा नहा लिए। जिससे हमारी परीक्षा जब समाप्त हो जाती है तो हम बहुत अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है अब सारे बोझ हमारे ऊपर से उतर गए, यानी अब हम गंगा नहा लिए, यानी कठिन कार्य पूरा हो गया। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, श्रेयांश को उसकी तनख्वाह मिली तो उसे लगा उसने गंगा नहा लिया। श्रेयांश को ऐसा लगता था कि उसकी तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, काफी दिन हो चुके होंगे, लेकिन जब उसे मिली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि चलो उसका कठिन कार्य पूरा हो गया, यानी उसने गंगा नहा लिया। अगला प्रश्न है, मक्खियां मारना। मक्खियां मारना के जगह मक्खियां उड़ाना भी हो सकता है। ठीक है, मक्खियां मारना के जगह मक्खियां उड़ाना भी हो सकता है। ऑप्शंस है बेकार बैठना, मक्खियों को मारना, काम में लगे रहना, मक्खियों को तंग करना। उत्तर हो जाएगा बेकार बैठना। अधिकतर देखिएगा ये चीज मिठाई दुकान से प्रेरित है। अगर मिठाई दुकान पर ग्राहक है तो दुकानदार व्यस्त रहता है ग्राहकों की सेवा करने में, उन्हें मिठाइयां देते रहता है, ठीक है, अपना व्यापार में व्यस्त रहता है। लेकिन अगर दुकानदार के पास ग्राहक नहीं है तो उस समय क्या करता, ऐसी स्थिति देखी जाती है कि मक्खियों को उड़ाते रहता है, मक्खियों को उड़ाते रहता है ताकि मक्खियां मिठाई पर टिक न सके, मिठाई दूषित न हो। तो देखने में तो लगता है कि उसने मक्खी उड़ा रहा है, लेकिन सही में प्रतीत होता है कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, यानी मक्खी मार रहा है या फिर मक्खी उड़ा रहा है। तो जब भी देखेंगे कि हम ऐसा व्यर्थ में कोई कार्य कर रहे हैं या चुपचाप बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं मक्खियां मारना या मक्खियां उड़ाना, यानी बेकार बैठना। वाक्य प्रयोग, विश्वास को कोई काम नहीं है, वो घर बैठे मक्खियां मार रहा है, यानी मक्खियां उड़ा रहा है, यानी बेकार बैठे हुए है। अगला प्रश्न, डकार जाना मुहावरे का अर्थ है। डकार जाना ऑप्शन है कठिन काम, हानि उठाना, हड़प लेना, खुलेआम कहना। उत्तर हो जाएगा हड़प लेना। उत्तर हो जाएगा हड़प लेना। जैसे कोई किसी की संपत्ति या कोई किसी की वस्तु, कोई किसी का सामान जिस पर उसका अधिकार नहीं है, वो अपने कब्जे में ले लेता है। कि जैसे आपने पहले फिल्मों में देखा होगा, ऐसा महसूस किया होगा कि पहले के कुछ साहूकार ऐसे थे जो दूसरे की जमीन हड़प लेते थे, यानी डकार जाते थे, कुछ पैसों के बदले, ठीक है ना, उनकी जमीन को डकार लेते थे, यानी हड़प लेते थे। वाक्य प्रयोग, राहुल अपने पिता के काफी पैसों को उनके वृद्ध होने पर व्यर्थ डकार गया। यानी उसके पिताजी, जब राहुल के पिताजी वृद्ध हो गए यानी बूढ़े हो गए, तो उनके जो भी जमा पूंजी थी उसको राहुल ने डकार गया, यानी हड़प लिया। अगला प्रश्न, अटखेलियां सूझना। अटखेलियां सूझना ऑप्शन है व्यंग करना, दिल लगी करना, मजा करना, ईर्ष्या करना। उत्तर हो जाएगा सी, मजा करना। यहां पर आनंद मनाना भी हो सकता है, आनंद मनाना, मजा करना, आनंद मनाना,
लुत्फ उठाना, ये सब हो सकता है। अटखेलिया का मतलब होता है मजाक, मजा, आनंद। अटखेलिया सूझना यानी मजा करना, आनंद मनाना। वाक्य प्रयोग, समुद्र तट पर उसे अटखेलिया सूझ रही थी, यानी उसे आनंद सूझ रहा था, मजा आ रहा था। ठीक है, अटखेलिया का मतलब ये होता है मजाक, मजा, आनंद। बट्टा लगाना, बट्टा लगाना ऑप्शन है सम्मान होना, अपमान होना, कलंक लगाना, झूठ बोलना। उत्तर हो जाएगा सी, कलंक लगाना। कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, मतलब कोई किसी को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे स्थिति को बोलते वो उसके ऊपर कलंक लगाया, यानी बट्टा लगाया। वाक्य प्रयोग होगा, अमन ने मनोज पर अचानक बट्टा लगा दिया, यानी उस पर कलंक लगा दिया, यानी झूठा आरोप लगा दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 मैदान मारना। ऑप्शंस है संघर्ष करना, जमीन मापना, लड़ाई जीतना, भाग जाना। उत्तर हो जाएगा सी, लड़ाई जीतना। लड़ाई जीतना का ही मुहावरा होता है मैदान मारना। हम कोई लड़ाई जीत जाते हैं, चाहे वो लड़ाई ही क्यों ना हो, चाहे वो खेल ही क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, हम जो हमारे लिए एक संघर्ष है, जो हमारे लिए एक संघर्ष है, जो किसी लड़ाई से कम नहीं है, अगर उसे हम लोग जीत जाते हैं। जैसे आजकल के बेरोजगार युवकों के लिए सरकारी नौकरी पाना, विशेषकर सरकारी नौकरी पाना एक युद्ध से कम नहीं है। तो अगर वो उसे प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो लड़ाई जीत जाते हैं, यानी वो मैदान मार लेते हैं। वाक्य प्रयोग, राहुल ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर शिक्षकों की नजर में मैदान मार लिया। राहुल के लिए प्रथम स्थान पाना बड़ा मुश्किल था और शिक्षक भी उम्मीद ऐसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे राहुल ने प्रथम स्थान पाया तो शिक्षकों ने ऐसा महसूस किया कि राहुल ने मैदान मार लिया, यानी लड़ाई जीत ली। अगला प्रश्न, ढाक के 3 पात, इंपॉर्टेंट है। ढाक के 3 पात, ऑप्शन है सुखद कार्य करना, किसी प्रकार का कार्य न करना, परिवर्तन न होना, सुखद परिवर्तन होना। उत्तर हो जाएगा परिवर्तन न होना, सी। किसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर देखा नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं ढाक के 3 पात। ढाक एक ढोलक होता है और ढोलक के ऊपर 3 पत्ते जैसे लगे रहते हैं, फूल जैसे लगे रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, इसलिए बोला जाता है ढाक के 3 पात। ये टस से मस न होना के सेंस में आता है। अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ा टस से मस न होना, ये ढाक के 3 पात के समकक्ष आकर बैठता है। जैसे वाक्य प्रयोग, मोहन को उसके पिता ने बहुत समझाया। देखिए, पिता ने बहुत समझाया पर वो अपनी शरारतों में ढाक के 3 पात हो गया, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन न लाया। अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ऑप्शन है अंदाजा लगाना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, दूसरों के मन की बात जानना, चिड़िया की उड़ान मापना। उत्तर हो जाएगा सी, दूसरे के मन की बात जानना। देखिए, चिड़िया जब उड़ती है तो काफी ऊंचाई पे होती है, उसकी पहचान करना बड़ी मुश्किल होता है। कौवा है कि बाज है कि चील है कि कबूतर है कि वो कौन सी पक्षी है, वो कौन सी पक्षी है। तो दूसरे की मन की बात जानना उड़ती चिड़िया पहचानना होता है। वाक्य प्रयोग, श्रेयांश काफी चालाक है, वो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है, यानी श्रेयांश काफी बुद्धिमान है, वो दूसरों के मन की बात को जान लेता है, यानी उड़ती चिड़िया
पहचान लेता है। अगला प्रश्न, गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा होना, बकवास करना। उत्तर हो जाएगा डी, बकवास करना। जब कोई बेवजह कुछ ना कुछ बातें बोलते रहता है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जो सब्जेक्ट के सापेक्ष नहीं है, जो इरेलीवेंट है, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कि वो बकवास कर रहा है, यानी गाल बजा रहा है, यानी केवल उसके गाल बज रहे हैं, शब्दों का कोई मोल नहीं है। प्राचीन काल में दरबार के कवि राजा के सामने उनकी प्रशंसा में खूब गाल बजाते थे। प्राचीन काल में दरबारी लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी थी कि राजा की प्रशंसा करना, अन्यथा राजा नाराज भी हो जाते थे। कुछ ऐसे सनकी राजा थे जो हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे, और ऐसी प्रशंसा के लिए कुछ दरबारियों को भी नियुक्ति की जाती थी। तो ऐसे दरबारी का काम होता था कि वो बकवास, वो बेवजह राजा की प्रशंसा करते थे, यानी बकवास करते थे, यानी गाल बजाते थे। अगला प्रश्न, आंखों से गिरना। आंखों से गिरना मतलब ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना, निगरानी करना। उत्तर हो जाएगा सी, आदर भाव घट जाना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हो आंखों का त्यारा, एक मुहावरा, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। तो आंख से गिरना यानी आदर भाव घट जाना। अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इसका मतलब वह दूसरों के आंखों में अपमानित हो जाता, उसके आंखों से गिर जाता है। ठीक है, यानी उसकी आदर भाव घट जाती है। वाक्य प्रयोग होगा, मनु ने अपने पिता की बात नहीं मानी, अब वो अपने पिताजी के नजरों में गिर चुका है, यानी पिताजी के आंखों से गिर चुका है। तो अब देखिएगा, पिताजी के आंखों से या नजरों से, दोनों का एक ही सेंस होता है, आंखों से या नजरों से। ठीक है, ठीक है ना, गिर चुकी है। अगला प्रश्न, लाल पीला होना। लाल पीला होना, ऑप्शन है बहुत गुस्सा करना, झूठ बोलना, प्रसन्न होना, विरोध करना। उत्तर हो जाएगा ए, बहुत गुस्सा करना। आप देखिएगा, लोहार जब कोई लोहे की वस्तुएं बनाता है तो सबसे पहले लोहा को गर्म करता है। लोहा जब गर्म हो जाता है तो उसका जो रंग होता है लाल पीला हो जाता है। बहुत अधिक गर्म लोहा लाल दिखाई देता है, पीला दिखाई देने लगता है। तब वो उस पर हथौड़े से चोट करता है, प्रहार करता है, और उसको आकार देकर अपनी मनचाही वस्तुएं बनाता है। तो यही से लाल पीला होना यानी बहुत ज्यादा गर्म होना। और यही व्यक्ति जब बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा गर्म दिमाग वाला हो जाता है, यानी गुस्सा उसके 7वें आसमान पर रहता है, तो ऐसे वस्तु के लिए, ऐसे व्यक्ति स्थिति के लिए मुहावरा होता है लाल पीला होना, यानी बहुत गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग होगा, बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर केशव के पिता लाल पीले हो गए, यानी बहुत गुस्से हो गए, क्योंकि केशव माध्यमिक की परीक्षा, इन बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया था। अगला प्रश्न, मुंह की खाना। ऑप्शन से बुरी तरह हारना, पराजित करना, नष्ट करना, उदास होना। उत्तर हो जाएगा ए, बुरी तरह हारना। जब कोई व्यक्ति, अधिकतर कुश्ती में देखिएगा, प्रत्येक पैतरे के लिए अंक होते हैं, और जब किसी व्यक्ति को मुंह के बल गिरा दिया जाता है और वो व्यक्ति उठ नहीं पाता है, तो उसे हारा हुआ माना जाता है, उसे पराजित माना जाता है, उसे पराजित घोषित कर दिया जाता है। यानी मुंह की गिरना किसी व्यक्ति के लिए हार जाने यानी पराजित होने के बराबर है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मुंह की खाना, यानी बुरी तरह हारना।
ऑप्शन वाक्य प्रयोग होगा, बहस में हमेशा जीतने वाले अंकित को इस बार अपने दोस्त के तर्कों के सामने मुंह की खानी पड़ी। यानी अंकित को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। इस बार उसके जो मित्र थे उसको, ठीक है, तर्क के माध्यम से, अपने तर्क के माध्यम से उसको बुरी तरह से पराजित कर दिए। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है क्रोधित होना, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना, धोखा देना। उत्तर हो जाएगा बी, प्रतिकूल होना। प्रतिकूल होना मतलब क्या? अनुकूल का मतलब होता है उसके समान, स्थिति के समान, और प्रतिकूल का मतलब होता है स्थिति के विपरीत। अधिकतर देखेंगे लोग, जो व्यक्ति बार बार असफलता या फिर गरीब, ऐसे व्यक्तियों से जो उनके स्वार्थ साधने हेतु मित्र बने होते हैं, वो मुंह मोड़ लेते हैं, यानी आंखें फेर लेते हैं। तो आंखें फेर लेने का एक और मुहावरा हो जाएगा मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेना यानी आंखें फेर लेना, ये भी एक और मुहावरा बन गया। यानी प्रतिकूल होना, उससे नजरें चुरा लेना, उससे नजरें चुरा लेना, ठीक है ना। वाक्य प्रयोग होगा, दीपक और सूरज बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से दीपक ने सूरज से आंखें फेर ली, यानी उससे मुंह मोड़ लिया, यानी उसके प्रतिकूल हो गया। अधिकतर देखिएगा लोग उगते सूरज को सम्मान करते हैं, यानी जो व्यक्ति संपन्न है उसके मित्र बने रहते हैं, और जैसे वो उसकी संपन्नता उससे छीन जाती है, या फिर वो गरीब है, वो असफल होने लगता है, मुसीबतों से जूझने लगता है, तो ऐसे से लोग उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। एक और मुहावरा हो सकता है पल्ला झाड़ लेना। तो ऐसी स्थिति के लिए बोला गया आंखें फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, पल्ला झाड़ लेना। अगला प्रश्न है कल पढ़ना। मुहावरे का अर्थ है कल पढ़ना। ऑप्शन है अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना, चुप रहना। उत्तर होगा सी, चैन मिलना। मतलब कुछ चीजों से जो कर कर हमें संतोष मिलता है, या फिर हमें ऐसा आभास होता है कि चलो ये कार्य संपन्न हुआ, तो हमें सुख की आभास होती है, हमें चैन मिलता है, यानी हमें कल पढ़ता है, यानी कल पढ़ना। वाक्य प्रयोग होगा, राहुल को मोहित के विपरीत कार्य के भार पर कल पड़ गया। अब देखो, मोहित को जो कार्य दिया जाना चाहिए था उसका विपरीत कार्य दिया। राहुल को ऐसी स्थिति को देखकर, ठीक है ना, उसे ईर्ष्यावश उसको कल पड़ गया, यानी उसको चैन मिल गया, चलो इसको थोड़ा इसका विपरीत कार्य मिला है, अब ये भुगतेगा अपने कार्य का परिणाम। चैन मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन से अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एकाएक लाभ होना, भविष्य की बात जान लेना। उत्तर होगा सी, एकाएक लाभ होना। अगर किसी व्यक्ति को लॉटरी लग जाती है, इसका मतलब उसको धन संपदा मिल जाती है, अब उसको पैसे की कमी दूर हो जाती है, यानी अंधे के हाथ बटेर लगा। कहने का मतलब उसने उस पैसों को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, बस एक मामूली सी लॉटरी लग गई और वो आगे बढ़ गया। या किसी को उसके माता पिता की संपत्ति मिल गई, अब उसी संपत्ति पे राज करने लगा, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, एकाएक लाभ होना। वाक्य प्रयोग, रोहन को लॉटरी क्या मिली, अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी उसे एकाएक लाभ हो गया। अगला प्रश्न है चोली दामन का साथ। मुहावरे का सही अर्थ है, ऑप्शन है
मेल न होना, कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना। उत्तर है डी, घनिष्ठ संबंध होना। तो चोली दामन का साथ, तो बोला जाता है घनिष्ठ संबंध होना। मतलब क्या, एक का अगर दूसरे के साथ अगर बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ जीते हैं, तो ऐसे को बोला जाता है चोली दामन का साथ। जैसे फिल्मों में देखेंगे कि दो मित्र रहते हैं, दो मित्र एक साथ जीते हैं, एक साथ सब कार्य करते हैं, ठीक है ना, हमेशा उनकी दोस्ती का मिसाल दिया जाता है, यानी वो चोली दामन का साथ है। वाक्य प्रयोग होगा राम और रोहन में चोली दामन का साथ है। इसका मतलब बोला जा सकता है मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। टका सा जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टका सा जवाब देना। ऑप्शंस है साफ इनकार करना, संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रुद्ध होना। उत्तर हो जाएगा ए, साफ इनकार करना। साफ इनकार करना, आपने किसी से मदद मांगा और उसने डायरेक्ट आपको मना कर दिया, बिना इधर उधर की बातें किए उसने आपकी मदद करने से मना कर दिया, तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं टका सा जवाब देना, यानी साफ इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग होगा ललित ने अपने दोस्तों को उसकी गाड़ी मांगने पर उसे टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब दिया, तो ललित के मित्र उससे उसकी गाड़ी मांगे, ललित किसी कारणवश अपनी गाड़ी नहीं दिया, डायरेक्ट मना कर दिया, यानी टका सा जवाब दिया। अगला प्रश्न, जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना। ऑप्शन, गुस्सा मन में दबा लेना, जोखिम में डालना, शर्मिंदा होना, खतरा उठाना। उत्तर हो जाएगा गुस्सा मन में दबा लेना, ए, गुस्सा मन में दबा लेना। इससे मिलता जुलता एक और मुहावरा था, कड़वा घूंट पीना। जहर का घूंट पीना या कड़वा घूंट पीना, इससे मिलता जुलता और एक मुहावरा कड़वा घूंट पीना। तो जब कोई किसी का अपमान करता है, किसी को उसके प्रति गुस्सा होता है, ठीक है ना, और वो उसे सहन कर लेता, अपने हृदय में ही दबा लेता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं जहर का घूंट पीना, ठीक है ना। गुस्सा मन में दबा लेना, अपमान को सहना, ये भी होता है, ठीक है ना, अपमान को सहना, ठीक है ना, अपमान सहना। वाक्य प्रयोग होगा सुमित का अपमान होने पर भी वह जहर का घूंट पी गया। सुमित का अपमान हो रहा था, फिर भी वो सारे जहर के घूंट को पी गया, यानी अपमान को सह गया, गुस्सा मन में दबा लिया। अगला प्रश्न, तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना। ऑप्शन है सीधी रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना, संकटपूर्ण कठिन काम करना। उत्तर हो जाएगा डी, संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। तलवार की धार काफी नुकीली होती है, उस पर चलना खतरों से खेलना है, मुसीबत मोल लेना है। एक्चुअली वास्तविक रूप से बोला जाए तो तलवार की नोक पर चला नहीं जा सकता है, फिर भी अगर चलने की कोशिश की जाती है, इसका मतलब आप संकटपूर्ण कठिन काम करने जा रहे हैं। तो वाक्य प्रयोग होगा सोहन के कार्य से सभी प्रभावित रहते हैं, वो हर कार्य करने के लिए तलवार की धार पर चलता है। सोहन कठिन से कठिन कार्य को करता है, संकटपूर्ण कार्य को करता है, इसका मतलब सोहन तलवार की धार पर चलता है। अगला प्रश्न, हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना। ऑप्शन है मालिश करना, पछताना, हाथों को गर्म करना, बेकार का काम करना।
उत्तर हो जाएगा बी, पछताना। जिसे बोला जाता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहने का मतलब चिड़िया खेत चुग चुकी है, अब आपको पछताने से कुछ फायदा नहीं है, यानी हाथ मलते रह जाइएगा। पछताने के सिवाय आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी छात्रों के पास, विद्यार्थियों के पास समय है, वो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। लेकिन पता चला कि वो मेहनत करने से घबरा गए, डर गए, मेहनत ही नहीं किया, व्यर्थ का समय बर्बाद किया। अब परीक्षा में जब वो अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो उनके पास हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है, यानी पछताने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रोहित के सामने ही ओंकार उसकी साइकिल उठा ले गया। रोहित देख रहा है कि उसके सामने ओंकार उसकी साइकिल उठाकर ले जा रहा है और बाद में वो हाथ मलते रह गया। रोहित को चाहिए था कि ओंकार को उसी समय रोके, उसे टोके, उसका पीछा करे, उसको मना करे, मेरी साइकिल क्यों छू रहा, लेकिन वो तो चुपचाप बैठा था। तो बाद में उसके सामने हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं रह गया। अगला प्रश्न, गूंगे का गुड़, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। गूंगे का गुड़, ऑप्शन है कीमती वस्तु, अवर्णनीय अनुभव, दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य। उत्तर हो जाएगा अवर्णनीय अनुभव। एक ऐसा अनुभव जिसका वर्णन न किया जा सके, ठीक है ना, जिसका वर्णन न किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं गूंगे का गुड़। कहा जाता है गूंगा गुड़ की व्याख्या नहीं कर पाएगा। गुड़ कैसा है? गुड़ मीठा होता है, स्वाद का प्रतीक है, मीठेपन का प्रतीक है। तो एक गूंगा व्यक्ति जो बोल ही नहीं पाएगा, वो गुड़ के स्वाद की बखान क्या कर पाएगा? तो यानी अवर्णनीय अनुभव। वाक्य प्रयोग होगा, दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुड़ है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक ऐसा अनुभव, जैसे हमारे सामने अगर ईश्वर प्रकट हो जाए, ईश्वर की हमें दर्शन हो जाए, तो उसकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे हमें कैसा अनुभव हुआ। ये गूंगे के गुड़ के समान होगा। अगला प्रश्न, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इसको केवल अभावग्रस्त होना भी दे सकता है या बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। कभी कभी एग्जाम में आपको देगा अभावग्रस्त होना और कभी कभी देगा बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, उसके ऊपर है, थोड़ा इधर उधर बदल कर दे सकता है। तो ऑप्शन है मुंह उतरना, पेट में चूहे कूदना, दाने दाने को तरसना, आटा गीला होना। उत्तर हो जाएगा सी, दाने दाने को तरसना। दाने दाने को तरसना, अगर कोई किसी की परिस्थिति ऐसी हो जाती है, उसके खाने के लिए घर में चावल का दाना नहीं है, दाल का दाना नहीं, अनाज का कोई दाना नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो खाने को तरस रहे हैं, एक एक पाई के मोहताज है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। अभाव का मतलब होता है कमी, अभाव का मतलब होता है कमी, कमी से में डूब जाना। वाक्य प्रयोग होगा, सरकार द्वारा 2000 गांवों को मानसून के फेल हो जाने के कारण बहुत अधिक अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया। हम जानते हैं कि हमारी जलवायु, भारतवर्ष की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर अधिकतर वर्षा मानसून द्वारा लाए गए बारिश से ही होती है और इसी के ऊपर सिंचाई निर्भर करती है। तो 2000 गांव ऐसे मिले जहां पर मानसून फेल हो गया। मानसून फेल होना मतलब कि मानसून से जितनी उम्मीद वर्षा की जाती थी वो उसकी प्राप्ति नहीं हुई, जिससे गांव में सूखा पड़ गया, किसानों को लिए अनाज नहीं मिल पाया, अनाज की पैदावार अच्छे ढंग से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सरकार ने वैसे गांव को बहुत अधिक अभावग्रसित
अभावग्रस्त घोषित कर दिया। अगला प्रश्न, आकाश पाताल एक करना, वही जमीन आसमान एक करना, आकाश पाताल एक करना या जमीन आसमान एक करना। ऑप्शन है असाधारण कार्य, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना, कार्य करना। उत्तर हो जाएगा बी, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना मतलब आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, दिन रात एक कर देना। इसके जगह पर एक और होगा, दिन रात एक करना, दिन रात एक करना, आकाश पाताल एक करना, जमीन आसमान एक करना, ठीक है ना। कड़ी मेहनत करना यानी कठिन परिश्रम करना। मुरारी लाल ने, वाक्य प्रयोग होगा, मुरारी लाल ने अपने खोए हुए बालक को ढूंढने में आकाश पाताल एक कर दिया। मुरारी लाल नाम के व्यक्ति के बेटा गुम हो गया था, जिसको ढूंढने में आकाश पाताल एक कर दिया। वैसे ही छात्रों को चाहिए कि खूब मेहनत करे, खूब मेहनत कर, आकाश पाताल एक कर दे, दिन रात एक कर दे, तभी जाकर उन्हें सफलता हासिल होगी। याद रखेंगे, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब दूसरा उपाय, तो कड़ी मेहनत करना ही, ठीक है ना, यानी दिन रात एक करना, आकाश पाताल एक करना। अगला 80 नंबर, गांठ बांधना। ऑप्शन है प्रतिशोध लेना, रस्सी बांधना, बदला निकालना, अच्छी प्रकार याद रखना। ऑप्शन है डी, अच्छी प्रकार याद रखना मतलब किसी बात को दिमाग में बसा लेना, हृदय में बसा लेना, स्मरण में रखना। जो बातें दिल को अच्छी लगे उनको अवश्य दिमाग में रखना चाहिए। वाक्य प्रयोग होगा, तुमने तो उस बात को लेकर गांठ बांध ली है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है कि शायद दोनों के बीच में कोई कटु वचन का प्रयोग हुआ होगा और दूसरा दोस्त उस बात को अपने दिल में बैठा लिया है। तो पहला दोस्त उसे बोल रहा, तुमने तो उस बात को लेकर गांठ बांध ली, यानी उसको अच्छी तरह से दिल में बैठा लिया है, यानी याद रख लिया है। ठीक है, अब उसे भूल जाने की आवश्यकता है। एक्चुअली हमें मनुष्य को चाहिए कि हमें अच्छी बातों को पत्थर पर खींची हुई लकीर के समान रखनी चाहिए। जैसे पत्थर पर अगर हम लकीर खींच देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए उस पर चिन्हित हो जाता है। तो हमें अच्छी बातों को अपने हृदय में पत्थर पर खींची लकीर की तरह होना चाहिए और बुरी बातों को पानी पर खींची लकीर की समान होना चाहिए। यदि हम लोग पानी पर लकीर को खींचते हैं तो फिर वो पानी को कुछ समय के लिए अलग कर देता, कुछ क्षण के लिए अलग कर देता, फिर पानी आकर मिल लाते वो लकीर गायब हो जाता है। तो बुरी बातों को पानी पर खींचे लकीर की तरह रखना चाहिए और अच्छी बातों को पत्थर पर खींचे लकीर की तरह रखना चाहिए। अगला, इस बार थोड़ा सवाल बदल रहा है, पूछने का अंदाज बदल रहा है। जैसे निर्देश प्रश्न संख्या 81 और 82 में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। जैसे मुहावरा है, पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना, चीज वही है, पूछने का अंदाज बदल गया है। ऑप्शन से पानी पीकर अमंगल चाहना, हंसी उड़ाना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, स्वार्थ की बात करना। उत्तर हो जाएगा सी, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। कुछ लोग क्या होते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से खफा रहते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, कोसते समय थक जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर कोसते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर कोसते हैं, उनकी ये दिनचर्या बन जाती है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, यानी पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना। कुछ व्यक्ति यही होते हैं कि अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरा कोई क्यों खुशी है इस बात से वो ज्यादा दुखी होती है, वो हमेशा उसका अमंगल चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, उनको
उनकी खुशी यही में है कि आप पीछे बढ़ जाएं, भले वे आगे ना बढ़े। वो हमेशा दूसरे का अमंगल चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरे को कोसते रहते हैं, यानी पानी पी पी कर कोसना। वाक्य प्रयोग होगा, आजकल मोदी विरोधी मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। आजकल मोदी विरोधी यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके विरोधी उन्हें पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। अगला प्रश्न है, न सावन सूखे न भादव हरे। न सावन सूखे न भादव हरे कहावत है, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सदैव दुखी रहना, सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद न जानना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। उत्तर हो जाएगा डी, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, जैसे महावीर स्वामी को हुआ था, महात्मा बुद्ध को हुआ था, तो उनके ऊपर सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता है। न तो वो सुख में बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं और न ही दुख में बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। उनके ऊपर सुख दुख का असर नहीं होता है। अब देखिएगा, बच्चे लोग क्लासरूम हो या घर हो या परीक्षा एग्जाम रूम हो, कोई सवाल हल करते हैं या सवाल हल हो जाते तो खूब खुश होकर या करने लगते हैं, और जब कोई सवाल नहीं आता जोर से बेंच को पटक देते हैं, इस ये सब करने लगते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत खुश होने पर इतनी खुशी हो जाती है, खुशी मिल जाती है कि वो अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं, और दुख में इतने गम में डूब जाते हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि इसके आगे भी दुनिया है। तो जिनके ऊपर इन सब चीजों का असर नहीं होता है, वे सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहते हैं, यानी न सावन सूखे न भादव हरे। कहा जाता है सावन में सूखा नहीं आता है, भादों में हरियाली नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के लिए न सावन सूखे न भादव हरे। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सक्सेना जी इतने अमीर हैं फिर भी मोटे नहीं होते। कहा जाता है कि अमीर लोगों की पहचान उनके तोंद से होती है, उनके मोटापे से होती है। खाते पीते वर्ग के माने जाते हैं, तो खाते पीते वर्ग के थोड़ा हेल्दी माने जाते हैं लोग। तो सक्सेना जी इतने अमीर है फिर भी मोटे नहीं होते, सदा एक से रहते हैं, यानी सावन सूखा न भादव हरे, ठीक है। तो आज पाठ 6 सामान्य हिंदी का मुहावरे और लोकोक्ति अर्थात कहावतें का क्लास समाप्त होता है। खूब मन लगाकर पढ़िएगा, खूब ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं मुहावरे का अर्थ समझाऊं, उसकी विवेचना करूं, एनालिसिस करूं, और उसके बाद वाक्य प्रयोग कर कर आपको समझाऊं। जहां तक संभव हो सका है मैंने अपना संपूर्ण योगदान देने की कोशिश की है। अतः इसे समझिएगा, खूब मन लगाकर पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये आपके लिए मददगार सिद्ध होगी। धन्यवाद।